कहानी की शुरुआत होती है, जहां हम एडगिन और उसकी साथी होल्गा से मिलते हैं। दोनों को चोरी के अपराध में सजा सुनाई गई थी और इसी कारण वे एक खतरनाक दानव के साथ उसी जेल में 2 साल से बंद थे। आज उनका सुनवाई का दिन था। यही वो दिन था जब फैसला होना था कि उनकी सजा खत्म की जाएगी या फिर 1 साल और बढ़ा दी जाएगी। काउंसिल उनकी सुनवाई शुरू करती है, लेकिन चांसलर जोनाथन के समय पर न पहुंचने की वजह से एडगिन थोड़ा बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी और होल्गा की रिहाई की पूरी उम्मीद उन्हीं से थी। फिर भी काउंसिल के दबाव के कारण एडगिन बिना उनके ही अपनी बात रखना शुरू करता है। वह अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि चोर बनने से पहले वह एक हार्पर था, यानी जासूसों के एक संगठन का सदस्य। हार्पर बनने से पहले उन्हें हार्पर बुक पर हाथ रखकर शपथ लेनी होती थी। उनका काम था डाकुओं को पकड़ना, ताकि समाज में शांति बनी रहे। वह आगे बताता है कि वह अपनी पत्नी और अपनी बेटी किरा के साथ बेहद खुशहाल जीवन जी रहा था, लेकिन जब उसने लाल जादूगरों के एक सदस्य को पकड़ लिया तो बदले की भावना में उनके साथियों ने उसके गांव पर हमला कर दिया और उसकी पत्नी को मार डाला। हालांकि उसकी पत्नी ने अपनी जान देकर उनकी बेटी किरा को बचा लिया था। उसकी मौत के बाद एडगिन ने उस संगठन को छोड़ दिया और होल्गा, जो एक बहादुर बारबेरियन योद्धा थी, उसके साथ मिलकर अपनी बेटी किरा की परवरिश करने लगा। जब हालात संभालना मुश्किल हो गया तो उन्होंने चोरी का रास्ता अपना लिया। उनके साथ साइमन था, जो जादूगरों के नाम पर एक धब्बा माना जाता था, और फोर्ज नाम का एक चालाक ठग भी था, जो अक्सर उन्हें चोरी के लिए उकसाता रहता था। फिर एक दिन सोफीना नाम की एक जादूगरनी उनके पास मदद मांगने आई। उसे कोरिन की गुप्त तिजोरी, जिसे केप कहा जाता था, वहाँ से कुछ कीमती सामान चुराना था, और वह इसलिए उनके पास आई थी क्योंकि उस तिजोरी को केवल एक हार्पर ही खोल सकता था। शुरुआत में एडगिन ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन फोर्ज ने उसे बताया कि उसी तिजोरी में टैबलेट ऑफ रीअवेकनिंग भी मौजूद है, जो किसी भी मृत इंसान को फिर से जीवित कर सकती थी। हालांकि उसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था। यह सुनकर एडगिन के मन में अपनी पत्नी को वापस लाने का विचार आया, और इसी वजह से वह इस मिशन के लिए तैयार हो गया। वहाँ जाकर सोफीना को उसकी मनचाही चीज मिल गई, लेकिन जैसे ही एडगिन ने उस टैबलेट को उठाया, तभी पहरेदार वहाँ पहुँच गए। उसी वक्त सोफीना ने अपने जादू से समय को ही रोक दिया, जिसकी वजह से एडगिन और होल्गा उसी में फंस गए। लेकिन उससे पहले ही एडगिन ने वह टैबलेट फोर्ज को दे दी और उससे अपनी बेटी किरा का ख्याल रखने के लिए कहा। इन सब घटनाओं के बीच दोनों पकड़े गए। काउंसिल उनकी बात सुनकर अपने फैसले पर मुहर लगाने ही वाली होती है कि तभी चांसलर जोनाथन वहां पहुंच जाते हैं। एडगिन और होल्गा तुरंत उन्हें पकड़ लेते हैं और खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाते हैं, क्योंकि जोनाथन एक पक्षी मानव था और इसी कारण उन्होंने पहले से ही जेल से भागने की योजना बना रखी थी। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल पता नहीं था कि काउंसिल ने तो पहले ही उनकी रिहाई के आदेश पर मुहर लगा दी थी। दोनों भागकर अपने घर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ न तो किरा होती है और न ही फोर्ज। फिर एक पर्चे के जरिए उन्हें पता चलता है कि फोर्ज अब नेवरविंटर का राजा बन चुका है। यह जानकर दोनों हैरान रह जाते हैं। वे तुरंत नेवरविंटर के लिए रवाना हो जाते हैं। राजमहल पहुंचकर वे किरा से मिलते हैं और एडगिन तुरंत उसकी नाराजगी को महसूस कर लेता है। तभी फोर्ज वहां आता है और उनसे मिलता है। एडगिन के पूछने पर फोर्ज बताता है कि उसने यहाँ के राजा की बहुत सेवा की, लेकिन राजा के बीमार होने के कारण राज्य की जिम्मेदारी उसे संभालनी पड़ी, और इस सब में सोफीना ने उसकी काफी मदद की। सोफीना को देखकर एडगिन और होल्गा दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उसी की वजह से वे पकड़े गए थे। इसके बावजूद एडगिन फोर्ज से टैबलेट और अपनी बेटी किरा को अपने साथ ले जाने की बात करता है, लेकिन तभी एडगिन को एहसास होता है कि किरा उससे इसलिए नाराज है क्योंकि उसके पिता ने उसके और दौलत के बीच दौलत को चुना और उसे अकेला छोड़ दिया। इस पर एडगिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने चोरी सिर्फ टैबलेट हासिल करने के लिए की थी, ताकि वह किरा की माँ को फिर से जिंदा कर सके। लेकिन फोर्ज ने उसे झूठ बोलकर भटका दिया था। फिर वह किरा को जेल से भागने वाला पर्चा दिखाता है, जिसे देखते ही किरा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वह जाती है, फोर्ज अपना असली चेहरा दिखाता है और कहता है कि वह टैबलेट और किरा किसी को नहीं देगा। इसके बाद सोफीना के जादू से वह दोनों को जमीन में आधा गाड़ देता है और बताता है कि उसी ने सोफीना के साथ मिलकर उसे जानबूझकर पकड़वाया था। सारी सच्चाई बताने के बाद फोर्ज अपने सैनिकों को आदेश देता है कि वे दोनों का सिर कलम कर दे और खुद वहाँ से चला जाता है। जैसे ही सैनिक उनका सिर काटने के लिए आगे बढ़ते हैं, होल्गा अपनी चतुराई से वार को पत्थर से रोक लेती है और सभी सैनिकों को खत्म कर एडगिन के साथ वहाँ से भाग निकलती है। उधर फोर्ज किरा को यह कहता है कि वे दोनों फिर से तुम्हें छोड़कर चले गए। यह सुनकर किरा की आंखें नम हो जाती हैं। दूसरी तरफ एडगिन किरा को बचाने की योजना बनाता है, जिसके लिए उसे दोबारा महल में घुसना होगा। लेकिन महल में घुसने के लिए उसे एक मजबूत टीम की जरूरत होती है, जो वहाँ होने वाले खेल में हिस्सा लेने के बहाने फोर्ज के खजाने के साथ टैबलेट भी हासिल कर सके। और जब किरा उस टैबलेट को देखेगी तो उसे यकीन हो जाएगा कि उसका पिता सच कह रहा था। टीम तैयार करने के लिए वे सीधे साइमन के पास पहुँचते हैं। साइमन वहाँ जादू का खेल दिखाने के बहाने
लोगों की जेबें साफ कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वह एडगिन और होल्गा को देखता है, उसका ध्यान भटक जाता है और तभी सबको पता चल जाता है कि असल में साइमन चोरी कर रहा था। इसके बाद वह जादू की मदद से वहाँ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसका जादू उल्टा ही पड़ता है। फिर भी किसी तरह वह एडगिन और होल्गा के साथ वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। साइमन उन्हें बताता है कि कोरिन की तिजोरी से निकलने के बाद सोफीना और फौज ने उसे भी मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह किसी तरह उनसे बचकर भाग निकला। यह सुनकर एडगिन कहता है कि महल में घुसकर तिजोरी तक पहुंचने के लिए उन्हें एक ड्रूइड की जरूरत होगी। दरअसल ड्रूइड ऐसे होते हैं जो खुद को किसी भी जानवर या पक्षी में बदल सकते हैं, और एडगिन चाहता था कि कोई ड्रूइड अपना रूप बदलकर बिना किसी की नजर में आए उनका काम कर दे। तब साइमन उन्हें एक डोरिक नाम की ड्रूइड लड़की के पास ले जाता है। डोरिक अपने अनोखे रूप, आधा उल्लू और आधा भालू में फौज के सैनिकों से एक एल्फ को बचाती है। साइमन उनकी मुलाकात डोरिक से करवाता है। डोरिक उनसे मिलने का कारण पूछती है तो एडगिन कहता है कि वे फौज को खत्म करना चाहते हैं। यह सुनकर डोरिक बताती है कि उन्होंने भी फौज को गिराने के लिए कई योजनाएं बनाई थी, लेकिन हर बार असफल रहे। उन्होंने उसके गद्दी पर बैठने पर सवाल उठाए तो उसने उनके घर जला दिए और उनके जंगलों को तबाह करना शुरू कर दिया। डोरिक आखिरकार उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। वह एक मक्खी का रूप लेकर महल में घुसती है और तिजोरी की जगह का पता लगा लेती है। साथ ही उसकी रक्षा करने वाले जादू को भी समझ जाती है, लेकिन सोफीना उसकी मौजूदगी को भांप लेती है। बचने के लिए डोरिक पहले चूहे, फिर बाज और आखिर में हिरण का रूप लेकर काफी मुश्किल से वहाँ से निकल जाती है। वापस आकर वह सब कुछ एडगिन और बाकी साथियों को बता देती है। असल में तिजोरी पर अब तक की सबसे शक्तिशाली जादुई मुहर लगी होती है, जिसे मॉडर्न कैनन कहा जाता है। यह नाम सुनते ही साइमन कहता है कि इस मुहर को केवल दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर ही खोल सकता है, लेकिन अगर उन्हें जादुई हेलमेट मिल जाए तो वे इस मुहर को तोड़ सकते हैं, क्योंकि वह हेलमेट हर तरह के जादू को बेअसर करने की ताकत रखता है। लेकिन अब वह कहाँ है, इस बात का किसी को कोई अंदाजा नहीं। तब एडगिन उसे दिलासा देता है कि हम उस हेलमेट को जरूर ढूंढ निकालेंगे, इसलिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पर साइमन कहता है कि अगर वह मिल भी गया तो मुझे उस हेलमेट को संभालना पड़ेगा, जो मेरे बस की बात नहीं है। तभी होल्गा बताती है कि सदियों पहले उसके पूर्वजों ने एक ड्रैगन से युद्ध किया था और उस समय वह हेलमेट उनके पास था। शायद उन्हीं से हमें इसका सुराग मिल सकता है, लेकिन अब वे सब सिर्फ कंकाल बनकर कब्रों में दफन है। तब साइमन बताता है कि उसके पास एक ताबीज है, जिसकी मदद से वे उन कंकालों से सवाल पूछ सकते हैं और फिर उन्हें दोबारा उनकी कब्रों में सुला सकते हैं। इसके बाद सब लोग कब्रिस्तान की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में होल्गा एक बहाना बनाकर अपने पूर्व पति के घर जाती है ताकि अपना एक सामान ले सके और उससे मिल भी सके, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके पति ने 1 साल पहले ही किसी दूसरी औरत से शादी कर ली है। यह जानकर होल्गा गुस्से में अपनी छड़ी उठाती है और वहाँ से लौट आती है। वह इस बात से भीतर ही भीतर टूट जाती है, क्योंकि उसी शादी की वजह से उसकी बिरादरी ने उसे ठुकरा दिया था। रात के अंधेरे में वे सभी आखिरकार कब्रिस्तान पहुँच जाते हैं। वहाँ साइमन सबको समझाता है कि जब किसी कंकाल को जगाया जाएगा तो उससे सिर्फ 5 ही सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद वह हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। जवाब पाने की कोशिश में वे एक के बाद एक कई कब्रें खोलते हैं। आखिरकार उन्हें पता चलता है कि उस हेलमेट को एक थेफ, जिसका नाम जेंक था, अपने साथ ले गया था। थेफ शब्द सुनते ही एडगिन निराश हो जाता है, क्योंकि उसकी नजर में चोर कभी अच्छे नहीं होते। लेकिन होल्गा, साइमन और डोरिक उसे समझाते हैं कि जेंक अलग है, वह नेक दिल है और लोगों की मदद करता है। इस समय वह हार्पर्स के साथ काम कर रहा है। यह सुनकर वे सभी जेंक से मिलने पहुंचते हैं और उससे हेलमेट के बारे में पूछते हैं। शुरू में जेंक कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, लेकिन जब साइमन उसे बताता है कि उन्हें फोर्ज और उसकी साथी सोफीना को हराना है, जो लाल जादूगरों के समूह से जुड़ी है, तो जेंक का रवैया बदल जाता है। वह उन्हें अपने घर ले जाता है और कहता है कि अगर सोफीना किसी आम इंसान के साथ मिलकर काम कर रही है तो जरूर उसके पीछे कोई बड़ा मकसद है। जेंक उन्हें बताता है कि सदियों पहले सोफीना का एक शासक एक भव्य उत्सव में शामिल हुआ था, लेकिन उसकी असली योजना सत्ता पलटकर खुद सम्राट बनने की थी। उसने वहाँ ब्लैक डेथ जैसी भयावह शक्ति को बुलाया और जो भी उसके संपर्क में आया उसकी आत्मा उसी के नियंत्रण में चली गई। उसने अपने लाल जादूगरों की मदद से मृतकों की एक विशाल सेना खड़ी कर ली ताकि पूरे देश पर कब्जा कर सके। हालांकि वह उस समय सफल नहीं हो पाया, लेकिन उसका इरादा आज भी वही है, दुनिया पर राज करने का। इसके बाद जेंक उन्हें उस जगह ले जाता है जहाँ उसने हेलमेट छिपा रखा था, एक खतरनाक गुफा के भीतर। वे धीरे धीरे उस गुफा के रास्तों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे एक पुल तक पहुँचते हैं, जेंक उन्हें उसे पार करने का तरीका समझा ही रहा होता है कि अचानक साइमन का पैर गलती से पुल को छू लेता है और पूरा पुल लावा की नदी में गिर जाता है। अब उनके सामने दूसरी तरफ पहुँचने का कोई रास्ता नहीं बचता। तभी साइमन की नजर होल्गा की
छड़ी पर पड़ती है। वह उसे सक्रिय करता है और पता चलता है कि वह छड़ी करीब 500 मीटर तक एक पोर्टल बना सकती है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। उसी छड़ी की मदद से साइमन सबको सुरक्षित दूसरी तरफ पहुंचा देता है। वहां पहुंचकर जेंग एक जादुई ताले को खोलता है और हेलमेट निकालकर एडगिन को सौंप देता है। एडगिन बिना देर किए वह हेलमेट साइमन को दे देता है, लेकिन तभी उनके सामने थेम के खतरनाक योद्धा आ जाते हैं, जिन्हें जादूगरनी सोफीना ने भेजा होता है। जेंग अकेले ही उन सभी दुश्मनों का डटकर सामना करता है और उन्हें खत्म कर देता है, क्योंकि वह जानता था कि ये हथियार अमर है, यानी कभी नष्ट नहीं होते। तभी वे सभी फिर से जीवित हो उठते हैं। उन्हें देखकर एडगन और उसके साथी घबराकर भाग निकलते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक ड्रैगन आ जाता है, जिससे वे उल्टी दिशा में दौड़ने लगते हैं। ड्रैगन उन सभी हथियारों को निगल जाता है और फिर एडगन और उसके साथियों का भी शिकार करने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। भागते भागते वह सब एक गुफा में फंस जाते हैं। गुफा के ऊपर खारे पानी का एहसास होते ही एडगन होल्गा से कहता है कि ड्रैगन को भड़काओ और साइमन से उसकी आंखों में चमक पैदा करने को कहता है। जैसे ही ड्रैगन की सांसें टकराती हैं, एक जोरदार धमाका होता है और गुफा की छत टूट जाती है। वे सब समुद्र में जा गिरते हैं और फिर किसी तरह किनारे तक पहुंच जाते हैं। किनारे पर पहुंचते ही जेनक उन्हें छोड़कर चला जाता है। इसके बाद साइमन हेलमेट से जुड़ने के लिए उसे पहनता है। जैसे ही वह हेलमेट पहनता है, उसके सामने एक दृश्य उभर आता है और एक शक्तिशाली जादूगर उसके सामने प्रकट होता है। वह जादूगर उसी के नाम का होता है। साइमन समझ जाता है कि यह उसका कोई पूर्वज है, लेकिन जब वह उसके सवालों के जवाब नहीं दे पाता तो वह जादूगर उसे हेलमेट से जुड़ने नहीं देता और साइमन को जोर का झटका लगता है। एडगन के हौसला देने पर वह बार बार कोशिश करता रहता है। कोशिश करते करते रात हो जाती है और आखिरकार वह हार मान लेता है। सबको परेशान देखकर एडगन एक सच्चाई बताता है। जब उसने लाल जादूगरों के एक सदस्य को पकड़ा था, तभी उसने चोरी की थी। वह कहता है कि अगर हम छड़ी की मदद से एक पोर्टल सीधे उसकी तिजोरी के अंदर खोल दे, तो हम अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। इस पर साइमन कहता है कि वह केवल उसी जगह का पोर्टल खोल सकता है जिसे उसने अपनी आंखों से देखा हो। एडगन जवाब देता है कि तिजोरी में तो सिर्फ खजाना ही जाता है और खेल के दौरान कई लोग अपना खजाना वहाँ भेजते हैं। इस पर होल्गा सुझाव देती है कि क्यों न हम किसी खजाने पर पोर्टल लगाकर उसी के साथ तिजोरी तक पहुँच जाएं। एडगन कहता है कि इसका मतलब है कि हमें किसी ऐसे खजाने में अपनी कोई चीज रखनी होगी जो तिजोरी में जाने वाला हो और उसी पर पोर्टल लगाना होगा। अगली सुबह एडगन एक तस्वीर खरीदता है और साइमन उस पर पोर्टल बना देता है। एडगन उस तस्वीर को खजाने वाली बग्घी के नीचे चिपका देता है। डोरिक बग्घी के अंदर जाकर फिर से बाहर मक्खी का रूप लेकर निकल आती है। जेनक उस तस्वीर को खजाने के साथ रख देता है, लेकिन वह तस्वीर मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। एडगन अपनी तरफ से पोर्टल के जरिए उस तस्वीर को निकाल कर जैसे ही देखता है तो पाता है कि वह जमीन पर उलटी पड़ी है, जिसकी वजह से सब लोग उसमें से बाहर नहीं आ सकते। इस पर डोरिक वहाँ एक छोटा सा छेद बनाने की कोशिश करती है ताकि वह रूप बदलकर अंदर पहुँच सके। फिर एडगन उसे एक पत्थर देता है जिससे वे वॉकी टॉकी की तरह आपस में बात कर सके। इसके बाद वे तीनों पहरेदारों को चकमा देकर महल में घुस जाते हैं। अंदर पहुँचते ही होल्गा जेनक से भिड़ जाती है और एडगन अपनी बेटी कीरा को ढूंढने निकल पड़ता है। साइमन तिजोरी खोलने के लिए फिर से हेलमेट से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह जादूगर पर हावी हो जाता है। वह जादूगर कोई और नहीं बल्कि वही खुद होता है। उसे अपने ही अंदर से जुड़ना था। आखिरकार वह हेलमेट से जुड़ जाता है और तिजोरी के अंदर प्रवेश कर जाता है। उधर डोरिक भी पोर्टल में जगह बनाकर तिजोरी के भीतर पहुंच जाती है। लेकिन जिस जगह साइमन और होल्गा पहुंचे थे, दरअसल यह सब उस जादूगरनी और फोर्ज द्वारा रचा गया एक जाल था। उधर डोरिक देखती है कि कुछ सैनिक सारा खजाना नाव में भर रहे हैं, लेकिन तभी वह पकड़ी जाती है। दूसरी ओर एडगिन की मुलाकात कीरा से हो जाती है और वह उसे पूरी सच्चाई बता देता है, मगर कीरा के भेष में वही जादूगरनी होती है जो एडगिन को बंदी बना लेती है। इससे पहले कि फोर्ज उसे मारने का आदेश देता, एडगिन उससे कहता है कि उसे खेल में हिस्सा लेने दिया जाए। अगर मरना ही है तो लड़कर मरना बेहतर होगा। फोर्ज उसकी बात मानने से इनकार करता है, लेकिन जादूगरनी उससे यह मौका दे देती है। अब चारों दोबारा एरिना में मिलते हैं। डोरिक उन्हें बताती है कि कुछ गड़बड़ है। तभी साइमन समझ जाता है कि फोर्ज यहाँ राजा बनने नहीं बल्कि खजाना चुराने आया है। उसी वक्त खेल शुरू हो जाता है और वे बाकी खिलाड़ियों के साथ इस खतरनाक मुकाबले में उतर जाते हैं। वे जादुई जीवों से बचते हुए भूल भुलैया में इधर उधर भागते हैं। जो भी उन जानवरों के हाथ लगता वह तुरंत मारा जाता। तभी डोरिक को बाहर निकलने का एक उपाय सूझता है। वह खुद को सांप में बदलकर रास्ता पार कर लेती है और फिर सबको अपनी ओर खींच लेती है। वे लोग एरिना के ठीक नीचे पहुंच जाते हैं। दरअसल वह जेलीनुमा क्यूब एक गुप्त दरवाजा था। इसके जरिए वे फोर्ज से पहले ही उसके खजाने से भरी नाव तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही फोर्ज वहां पहुंचता है, एडगिन कीरा को पूरी सच्चाई बता देता है। खुद को घिरा हुआ देखकर फोर्ज कीरा की गर्दन पर चाकू रख देता है और सबको नाव से बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। तभी होल्गा उस पर आलू फेंककर कीरा को छुड़ा
लेती है। इसी दौरान नेवरविंटर के ऊपर काले बादल छा जाते हैं। यह देखकर एडगिन सबको बताता है कि जादूगरनी शहर पर सेंस थाम का कब्जा कराने वाली है, जिसमें अनगिनत लोग मारे जाएंगे। अब सब समझ जाते हैं कि उसने खेल का बहाना बनाकर हजारों लोगों को एक जगह इकट्ठा किया था। तुरंत वे अपनी नाव मोड़कर फोर्ज के एयर बलून में एक पोर्टल खोल देते हैं, जिससे नाव पर रखा सारा खजाना नीचे गिरने लगता है। जब वह एयर बलून नेवरविंटर के ऊपर पहुंचता है तो लोग एरिना छोड़कर खजाने के पीछे दौड़ पड़ते हैं। एरिना को खाली देखकर जादूगरनी गुस्से से पागल हो जाती है और चारों पर हमला कर देती है। फिर शुरू होती है एक भयंकर लड़ाई, जिसमें वे सभी उससे पूरी ताकत से भिड़ जाते हैं। जैसे ही जादूगरनी हारने लगती है, वह समय को रोकने वाला जादू चला देती है। अब वह एडगिन को मारने आगे बढ़ती है, लेकिन साइमन पहले ही उसके जादू को निष्क्रिय करने वाली हथकड़ी डाल देता है। उसी वक्त डोरिक एक अजीब मिश्रित रूप उल्लू और भालू में बदलकर जादूगरनी पर जोरदार हमला करती है। लेकिन इस संघर्ष के बीच होल्गा के दिल में जहरीला खंजर घुस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। होल्गा को मरता देख कीरा फूट फूट कर रो पड़ती है। तब एडगिन के सामने उसकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। कैसे होल्गा ने हमेशा कीरा की माँ की तरह उसका ख्याल रखा था। यह सोचकर वह अपना फैसला बदलता है और टैबलेट ऑफ रिअवेकनिंग का इस्तेमाल करके होल्गा को दोबारा जीवित कर देता है। दूसरी तरफ जेंग फोर्ज को पकड़कर उसी जेल में डाल देता है जहाँ से कभी एडगिन और होल्गा भागे थे। जैसे ही सोफीना का जादू खत्म होता है, नेवरविंटर का असली राजा होश में आ जाता है और वह सभी को उनके साहस के लिए इनाम देता है। फोर्ज भी उसी तरह जेल से भागने की कोशिश करता है जैसे कभी एडगिन और होल्गा ने की थी, लेकिन इस बार खिड़की बंद होने की वजह से वह असफल रह जाता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।